Hello everyone and welcome back once again in another session of accountancy। देखिए क्लास 11 में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नाम का एक चैप्टर कवर कर रहे हैं और हमने अभी तक क्या इसका मीनिंग है, क्यों इसे बनाना पड़ता है, वो रीजंस एंड वो कॉजेज जो बेसिकली हमारे इस चैप्टर का बेस बनते हैं, वो सब कंसेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ मूव ऑन कर सकें। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट समझना जरूरी है कि भाई जो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, इसे प्रिपेयर किस आधार पर किया जा सकता है। देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि बैंक जो है वो अपनी पासबुक की कॉपी प्रिपेयर करता है और कस्टमर जो है वो अपने बेसिस पर अपनी कैश बुक बनाता है। ठीक है। फिर एक अकाउंटेंट जनरली क्या करता है, बैंक से पासबुक, या हम कहते होते हैं ना कि हमारी जो बुक है पासबुक है, अगर आप ध्यान से देखो तो कई बार बैंक्स जो हमें एक छोटी सी बुकलेट देते होते हैं उस पर लिखा भी होता है पासबुक। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली घर पर यही बोलते हैं ना कि इसमें एंट्रीज करवाने वाली हैं, या हम एक बैंक स्टेटमेंट ले आते होते हैं। तो उसमें बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं हमारे खाते में, उन सब का ब्यौरा होता है। तो जनरली एक अकाउंटेंट क्या करेगा, वो इन्हें टैली करेगा, जो चीजें नहीं मैच होंगी उन पर वो एक छोटी सी टिक लगा देगा, जिसके आधार पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आगे बनेगी। अब देखो क्योंकि दो बुक्स हैं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पासबुक के बैलेंस से भी बन सकती है और कैश बुक के बैलेंस से भी शुरू की जा सकती है। अब क्योंकि कैश बुक का एक लेजर अकाउंट की अगर हम समझें तो एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। अगर गलती हो तो उस केस में तो हमारे पास कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। गलती होने पर तो आ ही सकता है ना। वैसे हमने बोला है कि भाई कैश बुक में, और वैसे भी बहुत ही अच्छी बात, हम कैश बुक के बैंक वाले कॉलम को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हम कैश बुक के कैश कॉलम को नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कैश बुक में कि कैश बुक में जो कैश वाला कॉलम होता है, डबल कॉलम कैश बुक में, कैश कभी भी, चाहे सिंगल है चाहे डबल है, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं शो करता है। जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है उसका बैलेंस डेबिट में भी निकल सकता है और क्रेडिट में भी निकल सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये पासबुक होती है इसका बैलेंस भी डेबिट में भी निकल सकता है और क्रेडिट में भी निकल सकता है। ठीक है। तो अब आपने सिंपली क्या चीज दिमाग में रखनी है कि आपको 4 बैलेंसेस दिए हुए हो सकते हैं, और मैंने आपको डे 1 से जो समझाया है तो आपको क्या बताया मैंने कि आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हो तो डेबिट बैलेंस होना आपके लिए अच्छी बात होती है। तो ये बन गया आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये बैलेंस क्रेडिट वाला हो, कैश बुक का क्रेडिट वाला बैलेंस हो, तो वो इसके ऑपोजिट कौन सा बन जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि हमारा डेबिट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, क्रेडिट। तो दैट मीन्स ये जो फेवरेबल बैलेंस है वो यहां पर क्रेडिट के केस में आएगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, और इसके ऑपोजिट अब डेबिट वाला क्या बन जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है। आपको कई बार क्वेश्चंस में या तो डेबिट क्रेडिट लिखकर लिखा हुआ होगा, या आपको कई बार फेवरेबल या अनफेवरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए
कि अगर आप कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत कर रहे हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने की, तो अगर आपको डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दैट इज अ फेवरेबल बैलेंस, अगर वो क्रेडिट में दिया हुआ है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस है, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट पासबुक वाले फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बन जाते हैं। ठीक है, ये पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हम समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक तरीके से परफॉर्मा क्या होता है, ताकि फिर हमें ये पता चल सके कि ये जो फेवरेबल और अनफेवरेबल हमें दिए हुए होते हैं उन्हें हमने परफॉर्मे की कौन से वाले कॉलम में लिखना होता है। देखो, बीआरएस का परफॉर्मा बनाने के लिए क्या होगा, हम सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेडिंग देंगे एज ऑन, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डेट को बनेगी, ये कोई ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेशन या फॉर द एंड ऑफ द सेशन नहीं बनेगी, तो एज ऑन एक स्पेसिफिक डेट यहां पर लिखी जाएगी। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। इसकी कोई डेबिट या क्रेडिट वाली साइड नहीं होगी, मतलब इसमें जो हमारी गलतियां या जो रिकंसिलिएशंस हमने करनी है, दैट आइटम्स टू बी रिकंसाइल्ड, वो या तो प्लस होंगी या माइनस होंगी। तो इसलिए इसका जो परफॉर्मा है वो कुछ इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद देखो क्या है, ये जो मैंने लिखा है वो सिर्फ आपको एक हल्का सा ओवरव्यू देने के लिए लिखा है, लेकिन आपको मैंने अर्लियर पहले ही बता दिया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो शुरुआत है वो 4 तरह के बैलेंसेस से हो सकती है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। 4 बताए हैं ना आपको, तो 4 तरह के बैलेंसेस में से किसी भी बैलेंस से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की शुरुआत की जा सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, क्योंकि मैंने आज इसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाना है, तो मैंने इसी को एक एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया है। मान लो हमने शुरुआत की है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो देखो कैश बुक के अकॉर्डिंगली डेबिट बैलेंस का मतलब हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है, और फेवरेबल वाली चीज माइनस में नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ होगा तो हम प्लस में इसे लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद जो भी हमें एज पर क्वेश्चन, जो भी हमें आइटम्स दी हुई होंगी, जो भी हमें रिकंसिलिएशंस करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ आइटम्स प्लस की हो सकती हैं, कुछ आइटम्स माइनस में आने वाली हो सकती हैं, तो हमने क्या करना है, प्लस की आइटम्स को प्लस में लिख देना है, माइनस की आइटम्स को माइनस में लिख देना है। अलग अलग इस तरह से अलग अलग सेग्रीगेशन कर कर भी लिखा जा सकता है, नहीं तो जैसे आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है, जैसे नंबर 1 पर जो है उसको देखो क्या ट्रीटमेंट बनती है, प्लस में आना है तो प्लस में लिख दो, माइनस में आना है तो माइनस में लिख दो। सेकंड नंबर वाली लिखो, फिर उससे भी ऐसा ही देखो कि प्लस में आना चाहिए तो प्लस में लिख दो, माइनस में आना चाहिए तो माइनस में लिख दो। आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे आपको आपकी बुक्स में शो किया होता है कि पहले सारी प्लस वाली शो की होती हैं, फिर माइनस वाली। अगर वैसे करना है तो भी ठीक है, अगर एक एक कर कर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स की फॉर्म में शो करना है प्लस माइनस, तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद देखो मेन मुद्दा जो होता है ना, जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो होता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की क्लोजिंग किस तरह से होगी, मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा बैलेंस आंसर में निकलेगा। सबसे पहले बात देखो, जब हम यहां पर कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलेगा। अगर हम यहां पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत करेंगे तो हमारा जो ये आंसर है वो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलेगा। समझ आ गया ना, क्योंकि दोनों बुक्स एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, एक बैंक की कॉपी है, एक कस्टमर की है। तो अगर कस्टमर की कॉपी से शुरुआत हो रही है तो बैंक की कॉपी वाला आंसर निकलेगा, अगर बैंक की कॉपी से शुरुआत हो रही है तो कस्टमर की कॉपी वाला आंसर निकलेगा। अब आंसर निकलेगा कैसे, देखो जब आपने प्लस की आइटम्स और माइनस की आइटम्स सब लिख लेनी है तो आपने क्या करना है, एक बार टोटल लगाना है। जैसे मान लो जो प्लस वाली आइटम्स हैं उनका टोटल आ गया 100, मान लो जो माइनस वाली आइटम्स हैं उनका टोटल आ गया है लेट्स सपोज 70। ठीक है, अब क्या होगा, लेजर में तो हम कहते थे कि हमें बराबर करना है, तो जिस साइड कमी है उस साइड लिख दो।
लेजर में तो हम ऐसा करते थे ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग है। इसमें जो साइड ज्यादा है उसी साइड का बैलेंस निकलेगा। अब जैसे यहां पर 100 यहां ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30, तो हम पासबुक के अकॉर्डिंगली बैलेंस निकालेंगे 30 प्लस वाला निकलेगा। अब प्लस का मतलब फेवरेबल, और पासबुक के अकॉर्डिंगली फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। समझ आ गया ना। बाई चांस मान लो उल्टा केस होता, मान लो यहां 70 होता और यहां 100 होता, तो उस केस में क्या होता, उस केस में 30 जो बैलेंस है वो माइनस वाली साइड पर निकलता, और यहां पर क्या लिखा जाता, यहां पर फिर लिखा जाता अनफेवरेबल बैलेंस, और यहां क्रेडिट की बजाय क्या लिखा जाता, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब कि दूसरी बुक यहां आएगी, ये तो आपको याद रह जाएगा कि कैश बुक है अगर तो पासबुक आएगा, पासबुक यहां है तो कैश बुक आएगा, लेकिन यहां पर फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस निकलेगा या नहीं, वो डिपेंड करता है हमारी क्वेश्चंस की आइटम्स पर, कि टोटल जो है वो कौन सी साइड वाला ज्यादा आ रहा है। फिर से दोबारा से ध्यान से सुन लो, जिस साइड वाला ज्यादा आएगा उसी साइड डिफरेंस जो होगा वो हमारा बैलेंस निकलेगा दूसरी बुक के अकॉर्डिंगली। अगर वो बैलेंस प्लस में निकलता है तो फेवरेबल निकलेगा, अगर वो बैलेंस माइनस में निकलता है तो वो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास बीआरएस में आगे क्या है। देखिए, सबसे पहला एक अच्छा इंपॉर्टेंट नोट है, इफ कैश बुक बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन एट द स्टार्ट, मतलब आपको स्टार्टिंग में कैश बुक का बैलेंस लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, आपको नहीं बताया हुआ फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, डेबिट है या क्रेडिट है, लिखा हुआ है ना, बट इट इज नॉट क्लियरली स्टेटेड दैट दिस बैलेंस इज डेबिट और क्रेडिट, तो आपने इसे हमेशा फेवरेबल वाला ही कंसीडर करना है, मतलब डेबिट बैलेंस ही कंसीडर करना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाता है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, फिर से अगर आपको क्लियरली ये नहीं स्टेट किया गया है कि ये जो बैलेंस है वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो फिर से इसे क्रेडिट बैलेंस ट्रीट करना है। मतलब वही सिंपल सी बात, आपने फेवरेबल ही ट्रीट करना है, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, फेवरेबल होता है ना। तो इसलिए दोनों के केस में अगर आपको बैलेंस ना क्लियर हो कि कौन सा है, तो आपने हमेशा उसे फेवरेबल प्लस वाला ही मानकर चलना है। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट नोट, अगर आपको लाइन ये लिखी हुई आ जाए बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट्स, तो लेजर अकाउंट्स का मतलब कैश बुक से, तो आपने बैलेंस एज पर कैश बुक लेना है, उसे पासबुक नहीं लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको लिखा हुआ आ जाए बैलेंस एज पर बैंक बुक या बैंक स्टेटमेंट, तो वो पासबुक को डिनोट करता होता है। ठीक है, तो देखो जैसा मैंने आपको शो किया था या जैसा मैंने आपको बताया था, देखो बिल्कुल उसी तरीके से ना ये 4 कैटेगरीज ABCD आपको सामने शो हो रही हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और आज एक पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक अगर दिया हुआ हो और कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हो तो किस तरह से BRS प्रिपेयर की जाएगी। देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि मेरी बुक के अकॉर्डिंगली, जो मेरे पास हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम 1 है क्लास 11 की अकाउंटेंसी का, पेज नंबर 15.33 पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 अवेलेबल है। बहुत ही आसान है, मैं आपको स्टार्टिंग में अभी बता देती हूँ, बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ हमें ध्यान से ट्रांजैक्शन को पढ़ना समझना है। ऑन 30th जून 2020, वो स्टार्टिंग में था ना एज ऑन, BRS एज ऑन, तो ये रही वो डेट जो हमने ऊपर हेडिंग में यूज करनी है। बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस। तो देखो अब डेबिट बैलेंस किसका है, कैश बुक का, तो कौन सा है, फेवरेबल वाला, तो कहां लिखा जाएगा, प्लस वाले में। ठीक है, ऑन चेकिंग दी कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, तो जब हमने चेकिंग की हमें क्या पता चला, checks paid into bank rupees 8,000, but out of these only checks of 6,500 were cleared and credited by the bankers up to 30th June। बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं,
कि वो ये सोचते हैं कि इस 6500 की ही गलती है, तो हमें इसी से ट्रांजैक्शन पास करनी है, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करनी है। लेकिन ध्यान से समझो, 8000 के चेक आपने बैंक में जमा करवाए थे। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड। तो आपने चेक जो है वो जमा करवाए थे 8000 के। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो यहां आगे वाली लाइन भी आपको क्लियर कर रही है कि बैंकर्स ने सिर्फ 6500 को क्रेडिट किया है। बैंक का क्रेडिट आपका क्या होता है? बैंक का क्रेडिट आपका डेबिट होता है। तो दैट मीन्स आपने तो जब आपको चेक मिले आपने अपना बैंक कॉलम बढ़ा लिया 8000 से, ठीक है। लेकिन बैंक के पास वो चेक अभी सारे नहीं रिसीव हुए हैं। बैंक ने हमें सिर्फ कितना क्रेडिट किया है? सिर्फ 6500 से। इसका मतलब जो बाकी का डिफरेंस है अभी तक वो बैंक के द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया है। अगर बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है तो मोहन कपूर भी क्यों डेबिट करे? याद रखना, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है तो मोहन कपूर कैश बुक में डेबिट क्यों करे? उसे भी नहीं करना चाहिए। उसने 8000 से अपने आप को प्लस कर लिया, प्लस माइनस से समझते हैं। 8000 से उसने अपने आप को प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी सिर्फ 6500 से प्लस किया है। तो जो ज्यादा उसने प्लस कर लिया हमने उसे निकाल देना है, उसके इफेक्ट को हमने खत्म करना है। समझ आ गया? तो सिंपल सी बात, हमने यहां पर क्या करना है? हमने यहां पर डिफरेंस से ट्रांजैक्शन का इफेक्ट शो करना है। और क्या शो करना है? 1500 रुपए माइनस में शो करने हैं, क्योंकि वो ऐड नहीं होने चाहिए थे। अभी तक बैंक ने 1500 हमें ऐड नहीं किया है, तो हमने क्यों किया हुआ है हम माइनस कर देंगे। सेकंड देखो क्या है, चेक्स ऑफ 9200 वर इशूड बट out of these only checks of 7000 were presented for payment up to 30th June। मोहन कपूर ने किसी रॉ मटेरियल सप्लायर को या किसी भी पार्टी को 9200 के चेक्स इशू कर दिए थे, जारी कर दिए थे, कि चेक काट कर दे दिए थे कि ये लो हमारा बैंकर जो है वो पेमेंट कर देगा, ठीक है, चेक लगा देना पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि भाई जो चेक हम रिसीव करते होते हैं उसे हमें बैंक में लगवा कर आना पड़ता होता है। तो कितने लोगों ने अभी तक लगवाया? जिनके पास 7000 तक के, मतलब 7000 तक की अमाउंट वाले जो चेक्स हैं वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं। तो जब मैंने चेक काट कर दिए या जब मोहन कपूर ने चेक काट कर दिए तो उसने तो 9200 माइनस कर दिया कि मेरे तरफ से 9200 रुपीज गए। लेकिन बैंक की तरफ से अभी कितने गए हैं? बैंक की तरफ से सिर्फ 7000 रुपीज ही कट हुए हैं। तो हमने बाकी के जो भी नहीं कटने चाहिए थे उन्हें ऐड बैक कर लेना है, ठीक है। तो कितना ऐड बैक होगा? 2200। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट मतलब कमी है। कौन सी साइड है? रिसिप्ट। रिसिप्ट वाली साइड हमारे लिए फेवरेबल वाली साइड होती है ना, कम लगाई हुई है। जब हमने क्वेश्चन कैश बुक से शुरुआत किया है, कम अंक का हुआ है तो उसकी उस कमी को पूरा कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट देखो, पासबुक हमें 330 का क्रेडिट शो कर रही है। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कलेक्ट किया है बैंक ने, पासबुक ने क्रेडिट कर दिया, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें डेबिट कर देना चाहिए था। बैंक ने प्लस कर दिया, मुझे इंटरेस्ट मिल गया तो मेरा फायदा हुआ ना, तो बैंक ने प्लस कर दिया तो मैं भी प्लस कर लेती हूं। बिल्कुल इसी तरीके से यहां डेबिट है। अब इसी ट्रांजैक्शन के साथ दूसरी एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें लिखा हुआ है डेबिट किया है बैंक ने कोई बैंक चार्जेस काटे हैं। तो देखो बैंक चार्जेस जो हैं वो हमारे लिए क्या है? एक तरीके का लॉस है, खर्चा है, नुकसान है, तो वो माइनस हो जाने चाहिए। तो 330 ऐड हो जाएगा और 60 माइनस हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो लास्ट, देखो वही पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमने कॉजेज में पढ़े थे, कोई अलग नहीं आ रहा, बिल्कुल वही आ रहे हैं। तो ये देखो ये एरर वाले में से आया था, अंडरकास्टिंग वाला, है ना। अब देखो ये 5th वाला पॉइंट, इसमें क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया है एक कस्टमर ने। ये डेट जरूर ध्यान देनी है, ये डेट बीच में कवर हो रही है। कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए आपको नेक्स्ट डेट लिखी हो सकती है। मान लो जैसे ये 30 जून की बजाय जुलाई होता और यहां पर आपको 31 जुलाई लिखा हुआ होता, तो ये ट्रांजैक्शन आनी ही नहीं थी।
क्योंकि हम जिस डेट तक की बीआरएस बना रहे हैं उस डेट में ये डेट कवर नहीं होती फिर। लेकिन अब यहां पर ये डेट बीच में कवर हो रही है तो हमें इसका इफेक्ट भी शो करना पड़ेगा। क्या है, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए तो मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, प्लस हो गया। मैंने अभी तक नहीं किए हैं तो मुझे भी प्लस कर लेना चाहिए। बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन में ये जो मैंने आपको समझाया है वो किस तरह से प्रेजेंट होगा और क्या वाकई में ये जो आंसर हमें दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये इतना ही आएगा या नहीं। देखो कुछ इस तरह से ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा। हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2020। देन देखो पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स का एक परफॉर्मा तैयार कर लिया गया है। अब देखो एक अच्छी बात ये है कि आप इसे या तो ऐसे कर सकते हो कि क्वेश्चन सारा का सारा पढ़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या प्लस होने वाली आइटम्स हैं, क्या माइनस होने वाली आइटम्स हैं, तो आप बना लो कि जो प्लस में आने वाला है उसको अलग शो कर दो, जो माइनस में आने वाले हैं उनको नीचे शो कर दो, या जैसे मैंने शो किया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से भी शो किया जा सकता है कि ईच एंड एवरी आइटम जिस सीक्वेंस में हमें दिया हुआ है उस सीक्वेंस में ही लिखते चले जाओ। इफेक्ट देख लो, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा वो आपको शो करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला हमें बैलेंस दिया हुआ था कैश बुक के अकॉर्डिंगली, तो हमने वो डेबिट बैलेंस था क्योंकि, तो प्लस आइटम में लिख लिया। सेकेंड ट्रांजैक्शन, अगर हम फर्स्ट नंबर वेरी ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करें तो नंबर 1 ट्रांजैक्शन थी, चेक हमने पे किए थे बैंक में लेकिन बैंकर ने अभी तक क्रेडिट नहीं किए थे, तो हमने क्यों डेबिट किए हुए थे, मतलब हमने क्यों प्लस किए हुए थे, तो माइनस कर दिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो वो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो 2200 का डिफरेंस था उसे हमने एड बैक कर लिया क्योंकि वो अभी बैंक में से पैसे कटे नहीं है, तो हमने एड बैक कर लिया। अंडर कास्टिंग आपको मैंने कहा था कमी है, अगर ओवर कास्टिंग होती तो हम माइनस कर देते, लेकिन अंडर कास्टिंग है तो हम यहां पर एड कर देंगे। ठीक है, फिर देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक ने रिसीव कर लिया था तो हमारा फायदा था, हमने अपना फेवरेबल बैलेंस में ऐड कर लिया क्योंकि हम कैश बुक से शुरुआत की थी हमने। बिल्कुल इसी तरीके से बैंक चार्जेस हैं, कटौती है तो हमने भी काट दिए। यहां डायरेक्ट डिपॉजिट था, जमा था तो हमने ऐड कर लिया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, आपको ना देखने पे ही पता चल रहा है कि कौन सी साइड ज्यादा है। देखो प्लस वाली साइड ज्यादा है ना, आपको देखने पे पता चल रहा है ना। तो अगर आप प्लस वाली साइड का टोटल लगाते हो तो आपके पास जो टोटल है वो 17730 प्लस वाली आइटम्स का आता है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप माइनस वाली आइटम्स देखो तो 1500 और 60, इसका मतलब माइनस वाली आइटम्स का आपके पास ये टोटल आ रहा है। तो मतलब एक बार आपने टोटल लगा लिया। अब देखो अब क्या होगा, जो साइड ज्यादा है देखो कि वो कौन सी है, ये प्लस वाला कॉलम था ना, तो इसका मतलब अब जो आपके पास ये जो कैश बुक के ऑपोजिट यहां पर बैलेंस एज पर पासबुक जो निकलेगा वो बैलेंस अब माइनस कर कर आप निकालोगे, आपने यहां पर ही शो करना है कि वो यहां पर निकल रहा है, मतलब जो साइड ज्यादा है उसी साइड पर आपने बैलेंस दूसरी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। फिर यहां पर लिख देना है कि ये जो बैलेंस है अगर वो प्लस में निकला है तो दैट मीन्स दैट इज अ फेवरेबल बैलेंस, और क्योंकि ये पासबुक है और आपको पासबुक का फेवरेबल कौन सा बताया है, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर बाई चांस मान लो अगर हमारी ये माइनस वाली का टोटल ज्यादा होता तो हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव वाला निकलता। तो अब डिफरेंस जो है दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, आप 17730 में से 1560 माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस 16170 ही निकलेगा। तो कुछ इस तरह से बीआरएस जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक सिंपल सा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम बीआरएस से ही रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे अलग अलग बैलेंसेस के अकॉर्डिंगली।
जुड़े रहिए चैनल के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।